11th 12th की एनसीईआरटी पे काम करना है। बाकी बहुत मोटी मोटी किताबें मुझे नहीं। दिमाग में एक चैलेंज हमारे लिए एक्स्ट्रा आ गया है कि हमने जितने भी टेस्ट की प्रैक्टिस करी है वहां हमें सेक्शन बी मिला है, यानी कि ऑप्शंस में क्वेश्चन मिले हैं, तो हमारे दिमाग को वो आदत पड़ चुकी है। अब आदत बदलने के लिए कई बार, ये पूरी कमेटीज हैं, ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है, एक ऑथर नहीं है इसका, पूरी की पूरी लिस्ट है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स तो होनी है ना। आपने कितना भी पढ़ा, फुल्ली सेटिस्फाइड वाली फीलिंग कभी नहीं आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए, हर एग्जाम से पहले ये वाली फीलिंग जरूर आई है। मे के फर्स्ट संडे के लिए अपना माइंडसेट रखो। लास्ट में एक प्रो टिप देके जाऊंगी। मैम बायोलॉजी में इतने सारे नोट्स बना लिए हैं, समझ नहीं आ रहा नोट्स रीड करें कि एनसीईआरटी, हाइलाइटर यूज करना है कि नहीं करना है, टेस्ट देते हुए ओएमआर शीट कब फिल करनी है, नीट में ओएमआर शीट कब फिल करेंगे, कुछ नहीं पता। हाउ टू रीड एनसीईआरटी लाइक अ प्रो कि कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। तो इन्हीं सभी क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूं बेटा। वेलकम ऑल ऑफ यू टू द प्लेटफॉर्म ऑफ पीडब्ल्यू। दिस इज रिंकल त्यागी, योर बॉटनी मेंटोर। तो अब बचे हैं आपके एग्जाम में सिर्फ 3 महीने। किसी भी गॉसिप, किसी भी ओवरथिंकिंग, किसी भी डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने का टाइम नहीं बचा है। मम्मी को बहुत टेंशन हो रही है, मम्मी किसी बात से परेशान है या घर में कुछ परेशानी चल रही है, मेरा तो पढ़ाई में मन ही नहीं लग रहा, मैं क्या करूं। तो बेटा 2 ऑप्शन है आपके पास। या तो उस परेशानी को बैठ के सोचते रहो, क्योंकि कर तो अभी आप कुछ सकते नहीं, या फिर आप पढ़ाई कर लो। सोचते रहे तो एक और परेशानी घर वालों की बढ़ जाएगी, है ना। पढ़ाई कर ली तो चीजें बदल जाएंगी। तो चूज वाइसली। किसी भी डिस्ट्रैक्शन में इन्वॉल्व होने का टाइम नहीं है। डिस्ट्रैक्शन से याद आया, फोन, लेक्चर देख रहे हो, सारे नोटिफिकेशन ऑफ रखो, और बिना बात की सोशल मीडिया क्यों यूज कर रहे हो, जरूरत है उसकी, हटा दो सब कुछ। और अगर लेक्चर नहीं देख रहे हो तो फोन को एकदम दूर रखो। फोन दिखाई भी नहीं देना चाहिए, आवाज तो बहुत दूर की बात है। उसके बाद नेक्स्ट हमें रखना है इन 3 महीने में पूरा फोकस। जी हाँ, अपना स्टडी एरिया एकदम आइसोलेट कर लो, वहां ज्यादा कोई डिस्टरबेंस करने नहीं आए, आपकी एनर्जी ही होनी चाहिए वहां पे बस। और फिक्स कर लो अपने एरिया को कि यहीं पे बैठ के पढ़ाई करनी है, हमेशा यहीं पे बैठ के पढ़ना है। बेड पे बैठ के नहीं पढ़ना है, टेबल चेयर पे पढ़ना है। 3 महीने अभी छोड़ दिया, जितना कब लेट करते जाओगे उतना सिलेक्शन की रेस से पीछे। एकदम फोकस्ड होके काम करो। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्लीट बायोलॉजी, किस तरीके से हमें 3 महीने में काम करना है अपनी बायोलॉजी पे। तो बेटा सबसे पहली चीज तो दिमाग में एक चैलेंज हमारे लिए एक्स्ट्रा आ गया है कि हमने जितने भी टेस्ट की प्रैक्टिस करी है वहां हमें सेक्शन बी मिला है, यानी कि ऑप्शंस में क्वेश्चन मिले हैं, तो हमारे दिमाग को वो आदत पड़ चुकी है। अब आदत बदलने के लिए कई बार इस पैटर्न पे हमें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। बहुत सारे मॉक टेस्ट, सारे टेस्ट अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। दिमाग को बार बार याद दिलाओ कि अब मेरे पास क्वेश्चंस का ऑप्शन चूज करने के लिए नहीं है, सारे क्वेश्चन करके आने हैं पेपर में। 90 क्वेश्चंस बायोलॉजी में आएंगे, 100 नहीं। 45 फिजिक्स केमिस्ट्री में आएंगे, 50 नहीं। ये चीज अपने दिमाग को बार बार याद दिलाओ। तो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा इस 50% पार्ट पे, दैट इज बायोलॉजी। 50% है लेकिन कम टाइम में हमें इसे एफिशिएंट बनाना है, क्योंकि यहां भी तो टाइम देना है। अरे यस और नो। चलो फिर तो बात करते हैं सबसे पहले कि मैम ये जो 90 क्वेश्चंस हमारे पेपर में आ रहे हैं ये कहां से आ रहे हैं। एनसीईआरटी से आ रहे हैं। तो एनसीईआरटी से 90 में से कितने क्वेश्चंस आएंगे। तो बेटा 90। मतलब मेरा माइंडसेट क्लियर है कि मुझे सिर्फ कौन सी किताबों पे काम करना है, सिर्फ एनसीईआरटी पे काम करना है। 11th 12th की एनसीईआरटी पे काम करना है। बाकी बहुत मोटी मोटी किताबें मुझे नहीं सॉल्व करनी, नहीं पढ़नी। माइंडसेट एकदम क्लियर रखो। कहां फोकस है जी, एनसीईआरटी पे है। अब मैम एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है, क्या करें, मतलब क्या, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितने चैप्टर्स हैं बायोलॉजी में, 32 चैप्टर्स हैं। उन 32 चैप्टर्स को सेग्रीगेट कर लो, लिस्ट बना लो कि आप जब टेस्ट देके आते हो कौन से चैप्टर्स का हमेशा क्वेश्चन सही होता है, कभी गलत नहीं होता, उन्हें एक तरफ लिख लो। कौन से चैप्टर्स में आप हमेशा कुछ ना कुछ गड़बड़ करके आ जाते हो, या फिर टॉपिक में लेट से लैक ऑफ एरॉन का क्वेश्चन आता है तो यार हर बार गलत हो जाता है। डीपीपी करूं तो ठीक से सॉल्व नहीं हो पा रहा है, मॉड्यूल में गलत हो रहा है, टेस्ट में आ रहा है तो गड़बड़ हो जा रही है। तो उन टॉपिक्स की चेकलिस्ट बना लो। अब उन टॉपिक्स को बेटा अगर वो गलत हो रहे हैं तो सीधी सीधी सी बात है, या तो मेरा उनका बेस ही ठीक से क्लियर नहीं है, या फिर मेरे को कच्चा पक्का याद है, मैं भूल चुका हूं।
तो मुझे थोड़ा बेस से ही काम करना पड़ेगा। जरूरी है तो लेक्चर देखो, नोट से रिवाइज करके एनसीईआरटी करके उसके पे बेस्ड सारे के सारे पीवाईक्यूज लगा डालो। इस तरीके से अपनी चेकलिस्ट को कंप्लीट करो। और मैम जिन चैप्टर्स के में कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा उनका क्या करें? वो तो हो गए ना, अब उनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। नहीं रे, एनसीईआरटी 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 ये साइकिल चलती रहेगी। जिन चैप्टर्स का कोई क्वेश्चन गलत नहीं हो रहा भले ही, लेकिन एनसीईआरटी मुझे रीड करनी है, जल्दी जल्दी रीड करती जानी है उनकी। एनसीईआरटी कैसे रीड करें मैम, मतलब उसको कैसे रिवाइज करें, क्या करना है एनसीईआरटी रीड करने के लिए? तो यस बेटा, जब मैंने एग्जाम दिया था, मैंने बहुत सारे नीट एग्जाम की बात बताऊं तो मेरे 360 में से मेरे टाइम पे 340 मार्क्स आए थे। और उसके बाद मैंने बहुत सारे मास्टर्स के नेशनल लेवल एग्जाम्स में सिंगल डिजिट और डबल डिजिट रैंक गेन करी है। तो थोड़ा बहुत डी कोड करना, ट्रस्ट आप कर सकते हो, जो प्रोसेस आपको बताया जा रहा है सब ट्रायल एंड टेस्टेड है। फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ कि मेरी एम्स एमएससी में रैंक 6 आ गई थी और डीयू में 17, बिल्कुल फ्लेक्स नहीं कर रही हूँ। मैं बस बता रही हूँ कि अब मैं आपको जो भी बताने वाली हूँ आप उस पर एकदम बढ़िया तरीके से ट्रस्ट कर सकते हो, है ना। चलो फिर कैसे रीड करनी है एनसीईआरटी। नोट्स पढ़ के हमने समझने का काम कर लिया। देखो एनसीईआरटी कहने को बहुत ही पतली सी किताब है, इसके सामने हमें कोई वैसी किताब मिल जाए थोड़ी मोटी भारी भरकम तो लगेगा भाई ये कहने को बहुत पतली सी किताब है, पर अपने आप में बहुत ही कॉम्प्लेक्स किताब है यार, है ना। अच्छे अच्छे मास्टर आज तक हम फंस जाते हैं कि भाई अच्छा ये ओके ऐसे, तो भाई ये तो है, मतलब इस पे कोई डाउट नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स किताब है। यहां देखो भाई इतने लोग इन्वॉल्व हैं इसमें, ये पूरी कमिटीज हैं, ये पूरी लिस्ट लिखी हुई है, एक ऑथर नहीं है इसका, पूरी की पूरी लिस्ट है बेटा, तो कॉम्प्लेक्स तो होनी है ना। चलो फिर, तो नोट्स पढ़ के हमने इसकी कॉम्प्लेक्स चीजों को इजी कर लिया है। अब लाइन बाय लाइन हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे, किसी भी लाइन में डाउट नहीं होना चाहिए, अगर है तो 2 दिन के अंदर अंदर क्लियर कर लो। डेडलाइन रखो कि आज ही क्लियर करना है, आज नहीं हो रहा टीचर कल मिलेगा कल क्लियर कर लूंगा, कल के बाद परसों नहीं आने देनी है। अगर आने दोगे तो भाई वही क्वेश्चन आएगा, फिर पेपर में देख लेना, फिर मुझे मत बोलना कि मैम हम तो पढ़ के गए थे, फिर डाउट ही आएगा पेपर में। डोंट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ समरी, समरी को भी रीड करना है, समरी नहीं छोड़ के जानी है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको दूं, क्या आर्किस्पोरियम वर्ड एनसीईआरटी में लिखा हुआ है? तो बेटा ये रहा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स का समरी, ये लिखा हुआ आर्किस्पोरियम वर्ड। तो अपनी समरी को करना है। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स बहुत सारे चैप्टर्स में मैं आपको बता सकती हूं, तो समरी स्किप नहीं करनी है। और एक टास्क और लगा लो कि सारे के सारे डायग्राम्स 1 या 2 दिन लगा के लगातार बैठ के एनसीईआरटी के कवर कर देना है। अभी नीट में क्वेश्चन आया था पिछले ही साल, 2-3 क्वेश्चन आ गए थे जहां एरो लगा के लिख दिया भाई ये एक्स है, ढूंढो एक्स कौन है। तो हम क्यों ढूंढे एक्स को, ऑप्शन में भाई ढूंढना तो पड़ेगा। देखो उसके बाद बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन में अगर कुछ कंसेप्ट है, जैसे ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में न्यूमेरिकल दिया हुआ है, जो भी कंसेप्ट है वो सब एक बार नजर डाल के क्लियर करते चलो। पीवाईक्यूज लिखो, एनसीईआरटी पे पीवाईक्यूज लिखो। इससे क्या होगा, आपके ब्रेन में बैकग्राउंड में क्या चलेगा कि इस पे ऐसे क्वेश्चन आया है, इस पे ऐसे क्वेश्चन आया है, अब इस पे ऐसे आ सकता है। इस पे आपको बहुत टाइम नहीं लगाना है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है, मैं तो डी कोड करने बैठ जाऊं, नहीं। आपको बैकग्राउंड में एक रखना है कि अच्छा ऐसे ऐसे इस पैटर्न से क्वेश्चंस आते हैं तो ऐसे आ सकता है। क्वेश्चन रिपीट होके भी आते हैं, आज ये क्वेश्चन इस स्टेटमेंट में आया है तो कल ये मैचिंग में आ गया, इस तरीके से। तो हमें पैटर्न डी कोड करने में हेल्प करेगा अगर हम एनसीईआरटी में पीवाईक्यूज मार्क करेंगे। अब एड पॉइंटर्स का क्या मतलब है, मैंने बोला एनसीईआरटी एक कॉम्प्लेक्स किताब है, सब कुछ पैराग्राफ में लिखा हुआ है। कुछ बातें ऐसी हैं कि यार इस पे मैचिंग आता है, हमेशा मुझे कंफ्यूजन हो जाता है। यहाँ 3-4 साइंटिस्ट लिखे हुए हैं, हरगोबिंद खुराना जी और नीरनबर्ग, सेवियो ओशवा, ये साइंटिस्ट लिखे हुए हैं। मेरा हमेशा इस पे क्वेश्चन गलत हो जाता है, तो क्या करूं भाई, सबसे पहले इसी को ठीक करना। यहां लिख दे पॉइंटर्स में, साइंटिस्ट का नाम लिख, उसने क्या किया, साइंटिस्ट का नाम लिख, उसका कंट्रीब्यूशन। तो जो चीज लग रहा है पैराग्राफ में मुझसे भूल रही है, खो रही है, मुझे नहीं याद हो पा रहा कि ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड फॉस्फोराइलेज आरएनए डिपेंडेंट टेम्पलेट इंडिपेंडेंट मैनर में आरएनए बना देती है, तो इसको यहां साइड में लिख दे। इसी तरीके से जहां जहां जिस पैराग्राफ में आपको जरूरत लग रही है कि मेरे दिमाग को प्रोसेस करना पड़ रहा है, उसको साइड में लिख देने का। क्लियर है? चलो अब बेटा एनसीईआरटी की बात हो गई। एनसीईआरटी को और मास्टर करने के लिए पीवाईक्यू हम कर रहे हैं, किसी भी टेस्ट को अपने स्किप नहीं करना है। अब अगर आज की डेट में आप टेस्ट स्किप कर रहे हो तो बेटा इससे बुरी बात तो क्या ही होगी एक नीट एस्पायरेंट के लिए।
आपने कितना भी पढ़ा, फुल्ली सेटिस्फाइड वाली फीलिंग कभी नहीं आती है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैंने अपनी लाइफ में जितने भी एग्जाम दिए, हर एग्जाम से पहले ये वाली फीलिंग जरूर आई है कि यार 2-4 दिन और मिल जाते, पर अंदर से फिर ये आता है कि नहीं यार, मेहनत तो करी है ना, हो जाएगा, एग्जाम दे के आते हैं। तो ये वाली चीज है, अपने हर टेस्ट में ये वाली अप्रोच लाओ, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पेपर को देने जाओ। ये मत सोचो कि यार हाय हाय मैंने फोटोसिंथेसिस तो रिवाइज ही नहीं करा है, फोटोसिंथेसिस मैं टेस्ट नहीं दूंगा। घाटा नुकसान सब आपका। हमेशा टेस्ट दे के आना है और चलो टेस्ट दे आए, मैगी को पेन में रख दिया, पानी डाल दिया, हो गया, बन गई मैगी? नहीं, इस सॉफ्टवेयर में चीजें ठीक से स्टोर करने के लिए, मैगी पकाने के लिए गैस चालू करनी पड़ेगी। टेस्ट का एनालिसिस उतना ही जरूरी है, टेस्ट का एनालिसिस उतना ही जरूरी है। क्या करना है बेटा, क्वेश्चंस को टैग करो, जो गलत करके आए हो ना उनको टैग करो कि मैंने सिली मिस्टेक से करा, कंफ्यूज था या मुझे कोई आइडिया ही नहीं था। अगर मुझे क्वेश्चन का आइडिया नहीं था तो टॉपिक उठा, लेक्चर देख, नोट्स रीड कर, एनसीईआरटी से रिवाइज कर। अगर कंफ्यूज थे जल्दी से नोट्स से एक बार रिवाइज कर लो। सिली मिस्टेक कर दी भाई, क्वेश्चन प्रैक्टिस में गड़बड़ चल रही है आपकी, आप आइसोलेट होके फोकस करके क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, इसलिए सिली मिस्टेक करके आ रहे हो। तो पूरा अपना फोकस बढ़ाना है, इन चीजों पे काम कर रहे हैं। अब टेस्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो मैंने अभी बहुत ज्यादा पढ़ रखा है, ताजा ताजा चैप्टर पढ़ा है, पेपर में क्वेश्चन आया, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन मैंने ताजा ताजा पढ़ा तो गलत नहीं किया, लेकिन 10 दिन बाद 15 दिन बाद मैं भूल सकता हूं। तो ऐसे अच्छे क्वेश्चंस, इन पे भी ध्यान देना है। क्या करें मैम, एक बहुत ही हैंडी सी नोटबुक बना लेनी है, एक हैंडी सी नोटबुक चूज कर लेनी है जिसमें बहुत छोटे छोटे शब्दों में अपनी मिस्टेक नोटबुक बनानी है, अपनी गलतियों को ट्रैक करना है। अगर आप अपनी गलतियों को ट्रैक करेंगे तो एग्जाम में, टेस्ट में, डीपीपी में, मॉड्यूल में आपसे कोई भी गलती हुई है आपको खुशी होगी। क्यों? क्योंकि मैंने इसको ट्रैक कर लिया है, मैंने इसको अपनी मिस्टेक नोटबुक में लिख लिया है। लेट्स से मैं ये भूल गया था कि आरएनए पॉलीमरेज का जो सबस्ट्रेट होता है वो न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट होता है, तो मैंने इसी को लिख दिया, तो मेरी गलती ट्रैक हो रही है। और मैं क्या कर रहा हूं, मैंने इस मिस्टेक नोटबुक को बनाया, ये तो भरती जा रही है, क्या करूं, मतलब क्या, अपनी डेली एक हैबिट के साथ इसको जोड़ लो। लेट से मैं ब्रश कर रहा हूं तो ब्रश करते हुए मैं मिस्टेक नोटबुक के पॉइंट्स जल्दी जल्दी एक बार रीड कर रहा हूं। लेट से मेरी आदत है खाना खाने के बाद वॉक करने की, मेरे से उसके बाद डायरेक्टली बैठा नहीं जाता, मुझे नींद आती है, तो मैं 10 मिनट वॉक करता हूं। तो वॉक करते हुए ये हैंडी सी नोटबुक बना रखी है मैंने, इसको कर लिया रिवाइज, मिस्टेक नोटबुक से सारे पॉइंट। फायदा, मेरे दिमाग ने कोई गलती करी, मैंने उसको दिमाग को इतनी बार याद दिलाया उसकी सही बात को कि अब वो नीट में नहीं होगी, तो फायदा ही फायदा है। उसके बाद बच्चे, हमारा सबसे बड़ा डाउट, ओएमआर शीट कैसे फिल करनी है। तो बेटा 3 तरीके होते हैं, एक तो एक क्वेश्चन सॉल्व करा, ओएमआर शीट फिल कर दी। दूसरा, पूरा पेपर कंप्लीट करा, फिर ओएमआर फिल कर दी। 3 घंटे 20 मिनट का पेपर नहीं है, 3 घंटे का है ना, तो अब वो 20 मिनट एक्स्ट्रा नहीं है, उसको निकाल दो दिमाग से बाहर, उसके चक्कर में मत पड़ना। अब या तो हम हर 15 क्वेश्चन के बाद करें, तो बेटा मुझे जो लगता है सही वो ये है कि हम हर 15, 20, 10, 15 अपना एक नंबर ले लें, इतने क्वेश्चंस के बाद ओएमआर फिल करें। क्यों, कई बार ऐसा होता है क्वेश्चन जैसे हम 2 क्वेश्चन बाद भरते हैं तो हमारे दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाता है, नहीं यार ये आंसर था, तो हम उसको सही कर देते हैं। अगर हम साथ के साथ ओएमआर में कर रहे हैं, एक बारी गोला काला कर दिया तो फिर तो वो हो गया। तो हर 10, 15, 20 मिनट क्वेश्चन के बाद आप ओएमआर को फिल करें, गलती होगी, चांसेस कम होंगे कि आप गलत ओएमआर फिल ना कराओ, है ना। उसके बाद जैसे बताया है वैसे एनसीईआरटी को पढ़ते जाओ, बिना ओवरथिंकिंग करे मेहनत करते जाओ। ऑल द वेरी बेस्ट, 3 महीने बचे हैं, खूब मेहनत करो, अब टाइम वेस्ट करने के लिए नहीं है। बाय बाय एवरीवन, मे के फर्स्ट संडे के लिए अपना माइंडसेट रखो। लास्ट में एक प्रो टिप देके जाऊंगी कि अपने मॉक टेस्ट को उस टाइम पे सॉल्व किया करो जिस टाइम पे आपका नीट होने वाला है। उन 3 घंटे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालो, तो उस टाइम पे आपके दिमाग को आदत पड़ जाएगी कि इस टाइम पे मुझे एक्टिव रहना है। अगर डेली उस टाइम पे खाना खा के सो जाओगे तो नीट देने में बहुत प्रॉब्लम होगी, बैठे बैठे सीट पे सो रहे होगे, है ना। तो ये करो और पढ़ते रहो अच्छे से, स्ट्रेस मत लो, ओवरथिंकिंग मत करो। बहुत ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ हुआ तो क्या हो जाएगा, है ना, तो इसलिए टेंशन नहीं लेनी है। अपने मेंटल पीस को बचाओ और मेहनत करो। बाय बाय।